हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, ठीक है। तो आज 810 नंबर प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा, ये बताना है। पहला स्टेटमेंट, प्राथमिक उत्पादकता विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों में निरंतर होती है। तो बात सही है या फिर गलत है? पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। माध्यमिक उत्पादकता को उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया जा गया है। मतलब माध्यमिक उत्पादकता को उपभोक्ताओं के द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो गलत पूछा गया तो गलत हो गया ए। पहला स्टेटमेंट गलत हुआ तो सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। ए सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए व्याख्या क्या है? प्राथमिक उत्पादकता किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले पौधों की प्रजातियों पर निर्भर करती है। ध्यान रखना है, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले पौधों की प्रजातियों पर निर्भर करती है प्राथमिक उत्पादकता। यह विभिन्न पर्यावरणीय कारकों, पोषक तत्वों की उपलब्धता और पर्यावरणीय कारकों, पोषक तत्वों की उपलब्धता और पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर निर्भर करती है, ठीक। इसलिए प्राथमिक उत्पादकता विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र में भिन्न होते हैं, निरंतर नहीं होते, मतलब एक समान नहीं होते, ठीक है। माध्यमिक उत्पादकता को उपभोक्ताओं द्वारा नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। ये बात सही थी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। तो प्राथमिक कॉर्नवर्स जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। बात सही है कि गलत है? तो गलत है ये पहला वाला स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जीव की जो मृत्यु होती है वो डिट्राइट्स फूड चेन या वेब की शुरुआत मानी जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है। तो सही पूछा गया था, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। व्याख्या देखते हैं इसकी। बी इसका सही उत्तर है। हाँ, देखिए क्या है, जड़ी बूटियों को प्राथमिक उपभोक्ता माना जाता है, ठीक है। प्राथमिक मांसाहारी को माध्यमिक उपभोक्ता माना जा सकता है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हुआ। जीव की जो मृत्यु डिट्राइट्स फूड चेन या वेब की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही रहा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। प्रत्येक ट्रॉफिक, पहला स्टेटमेंट, प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर में एक विशेष समय पर जीवित फसल का एक निश्चित द्रव्यमान होता है जिसे खड़ी फसल कहा जाता है। तो बात सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा क्या है? किसी प्रजाति का बायोमास केवल सूखे वजन के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। किसी प्रजाति का बायोमास मतलब क्या है? सबका थोड़ी ना होता है, ठीक है, कहीं कहीं होता होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। सही पूछा गया था, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। ए सही उत्तर इसका। हाँ, प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर में एक विशेष समय पर जीवित फसल का एक निश्चित द्रव्यमान होता है जिसे खड़ी फसल कहते हैं। खड़ी फसल को जीवित जीवों या एक इकाई क्षेत्र में संख्या के द्रव्यमान के रूप में मापा जाता है, ठीक है। किसी प्रजाति का जो बायोमास होता है वो ताजा या सूखा के वजन के रूप में व्यक्त किया जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ताजा या सूखे दोनों के उसमें व्यक्त किया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सूखे को वजन किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना गलत कौन सा है इसमें। सही नहीं गलत बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो समुद्र में जो बायोमास का पिरामिड आमतौर पर उल्टा होता है, तो सही है या फिर गलत है? तो देखिए समुद्र में बायोमास का पिरामिड आमतौर पर उल्टा होता है, बात सही है। दूसरा है, एक दी गई प्रजाति एक ही समय में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक ट्रॉफिक स्तर पर कब्जा कर सकती है। मतलब एक दी गई कोई प्रजाति है, एक समय में वो क्या करती है, एक ही पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक ट्रॉफिक स्तर पर कब्जा कर सकती है, मतलब अलग अलग जगह पर रह सकती है, ठीक है। प्रजाति है मान लीजिए किसकी,
जैसे एक तो क्या है, आप ध्रुवीय भालू होता है, एक नॉर्मल भालू है, ठीक है। तो भालू की प्रजातियाँ दोनों हैं, दोनों क्या है, एक से अधिक ट्रॉपिक स्तर पर रह सकते हैं, मतलब ये एक ही समय में दोनों एक से अधिक जगह पे है ना, ये वहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, ठीक। तो दोनों में ध्यान रखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो गलत पूछा गया था, इसलिए अगर दोनों स्टेटमेंट जब सही माने हैं तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि गलत कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए, सही उत्तर डी है। हाँ, व्याख्या देखते हैं। समुद्र में बायोमास का पिरामिड आमतौर पर उल्टा होता है क्योंकि अभी तक मछलियों का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से अधिक है, ठीक है। उल्टा कब होगा, जब खाने वाले, ठीक है, खाने वाले जो जीव होंगे, खाने वाली चीज़ों से उनकी संख्या अधिक होगी, बायोमास उनका जब अधिक होगा तो वहाँ पे उल्टा पिरामिड बनता है, ठीक है। एक दी गई प्रजाति एक ही समय में एक ही पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक ट्रॉपिक स्तर पर कब्जा कर सकती है। जैसे एक गौरैया है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, जब वो बीज, फल, मटर माध्यमिक उपभोक्ता को खाता है, तब जब वो कीड़ों को खाता है, कभी वो क्या खाएगा, ये कभी फल, मटर या सब्जी, मतलब ऐसे कुछ चीज़ों खाती है। एक टाइम ऐसा भी होता है कि वो कीड़ों को भी खा सकती है उसी टाइम पे, है ना। तो ये इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी क्या था, सही रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। तो वर्षा के माध्यम से, पहला स्टेटमेंट है कि वर्षा के माध्यम से कार्बन के वायुमंडलीय इनपुट फॉस्फोरस इनपुट से बहुत कम होते हैं। बात सही है या गलत है। वर्षा के माध्यम से कार्बन के जो वायुमंडलीय इनपुट होते हैं वो फॉस्फोरस इनपुट से बहुत कम होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है, जीव और पर्यावरण के बीच फॉस्फोरस के गैसीय आदान प्रदान कैसे होते हैं, नगण्य होते हैं। बात सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट जब सही है तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, बी, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, बी हो गया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है, बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। वर्षा के माध्यम से फॉस्फोरस के वायुमंडलीय जो इनपुट होते हैं वो कार्बन इनपुट की तुलना में बहुत कम होते हैं, मतलब फास्फोरस इनपुट कम होता है कार्बन इनपुट से, ठीक है ना। जीव और पर्यावरण के बीच फास्फोरस के गैसीय आदान प्रदान जो होते हैं वो नगण्य होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी थोड़ी सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्माकल्चर, एक मिनट, देखिए पर्माकल्चर क्या भाई, पर्माकल्चर कल्चर को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि परिभाषित करता हो, मैं ये बताना इसमें। तो देखिए क्या है, क्षेत्र के पारिस्थितिक वहन क्षमता के भीतर कृषि और जलीय कृषि की एक प्रणाली है। तो ये गलत है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, पर्माकल्चर कृषि और सामाजिक डिजाइन सिद्धांतों की एक प्रणाली है जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों में देखे गए पैटर्न और विशेषताओं का अनुकरण या सीधे उपयोग करने पर केंद्रित होता है। तो बी क्या है, बी वाला स्टेटमेंट इसका सही है, पर्माकल्चर यही होता है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, बी हो गया, पर्माकल्चर परिभाषित यही कर रहा, ठीक है। इसका सही उत्तर बी, बी है। हाँ, देखते हैं क्या है। पर्माकल्चर कृषि उत्पाद पारिस्थितिक तंत्रों के प्रति जागरूक डिजाइन रखरखाव है जिसमें प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों की विविधता, स्थिरता, लचीलापन है। यह परिदृश्य और लोगों का सामंजस्यपूर्ण एकीकरण है। उनके भोजन, ऊर्जा, आश्रय, क्या क्या है इसमें, सामंजस्यपूर्ण एकीकरण, भोजन, ऊर्जा, आश्रय, अन्य सामग्री, ठीक है, और गैर भौतिक आवश्यकताओं के लिए स्थायी तरीके से, ठीक है ना। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यह शब्द जो है 1978 में पर्माकल्चर शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1978 में किसने किया था, बिल मोलिसन के द्वारा किया गया था। तो बिल मोलिसन के द्वारा 1978 में पर्माकल्चर शब्द का प्रयोग किया गया, ध्यान रखना। ये भी हो सकता है स्टेटमेंट के रूप में आ जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी के संदर्भ में 10% कानून की सही व्याख्या करता है। केवल 10% ऊर्जा, ए है, केवल 10% ऊर्जा निचले ट्रॉपिक स्तर से प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर पर स्थानांतरित की जाती है। बात सही है या फिर गलत है।
देखिए पहला स्टेटमेंट एक दूसरा क्या है, एक ट्रॉपिक स्तर में बायोमास निचले ट्रॉपिक स्तर का केवल 10% है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ये सूर्य के प्रकाश में 10% वृद्धि के साथ, ये तो हो नहीं सकता। 10% का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, ये हुआ। केवल 10% ऊर्जा निचले ट्रॉपिक स्तर से प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर पर स्थानांतरित की जाती है, ठीक है। ये इसका सही उत्तर हो गया। देखिए लिंडमैन ने ये वाली परिभाषा दी थी 1942 में कि अगले तक ऊर्जा हस्तांतरण का 10% कानून उन्होंने पेश किया। इसके अनुसार एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में ऑर्गेनिक फूड से एनर्जी जो ट्रांसफर करने के दौरान ऑर्गेनिक मैटर से मिलने वाली जो एनर्जी होती है उसका सिर्फ 10% हिस्सा ही स्टोर होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक उत्तराधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है, सही पूछा गया है, ध्यान रखना है। तो देखिए क्या है, पहला स्टेटमेंट है हाइड्रार्क का उत्तराधिकार गीले क्षेत्रों में होता है और हाइड्रस से मीजिक स्थितियों में क्रमिक श्रृंखला की प्रगति होती है। बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ज़रार्क का उत्तराधिकार शुष्क क्षेत्रों में होता है और सीरीज से मीरिक स्थितियों तक श्रृंखला की प्रगति होती है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, मीरिक स्थितियों में क्रमिक श्रृंखला की प्रगति होती है और इसमें श्रृंखला की प्रगति होती है सीरीज से मीरिक स्थितियों तक, ठीक। हाँ दोनों सही हैं, तो सही उत्तर क्या होगा, बी हो गया, ठीक, सी हो गया, सी। देखिए क्या है इसमें, किसी दिए गए क्षेत्र की प्रजातियों की संरचना में क्रमिक काफी अनुमानित परिवर्तन को पारिस्थितिक उत्तराधिकार बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्रजातियों की संरचना में क्रमिक रूप से हो या काफी अनुमानित परिवर्तन अगर होता है तो उसी को बोलते हैं पारिस्थितिक उत्तराधिकार, ठीक है। निवास स्थान की प्रकृति के आधार पर, चाहे वह पानी है, ठीक है, या शुष्क क्षेत्र है कोई, पर पौधों के उत्तराधिकार क्रमशः हाइड्रेज या जेरार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पौधों का जो उत्तराधिकार होता है उसको हाइड्रेज या फिर जेरार्क कहा जाता है। हाइड्रार्क का उत्तराधिकार गीले क्षेत्रों में होता है और हाइड्रिक से मीजिक स्थितियों में क्रमिक श्रृंखला की प्रगति होती है, ठीक। जेरार्क का उत्तराधिकार शुष्क क्षेत्रों में होता है, ध्यान रखना है, जेरार्क का क्षेत्राधिकार शुष्क क्षेत्रों में होता है और श्रृंखला की प्रगति जैरिक या सूखी से मेसिक स्थितियों तक होती है या मेजिक स्थितियों तक होती है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक निश्चित क्षेत्र के भीतर पाए जाने वाले जीव, पौधों, जानवरों की प्रजातियों का संपूर्ण जो पूरक होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, एक निश्चित क्षेत्र के भीतर पाए जाने वाले जीवों, पौधों और जानवरों की प्रजातियों का संपूर्ण पूरक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बायोटा, बायोटा बोलते हैं, ध्यान रखना, बायोटा बोलते हैं इसको, सी इसका सही उत्तर। हाँ देखिए समुदाय क्या होता है कि दो या दो से अधिक विभिन्न प्रजातियों की आबादी का एक संयोजन है या फिर जुड़ा, मतलब दो या दो से अधिक विभिन्न प्रजातियां जो होती हैं उनका आबादी में का एक संयोजन होता है या जुड़ा होता है जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र पर और एक विशेष समय में बायोकेनोसिस के रूप में जाना जाता है इनको, ठीक है। ध्यान रखना शब्द का, जीवनी क्या है, एक बायोटोप एक समान पर्यावरणीय परिस्थितियों का एक क्षेत्र है जो पौधों और जानवरों के एक विशिष्ट संयोजन के लिए जीवित स्थान प्रदान करते हैं। बायोटोप लगभग पर्यायवाची शब्द का पर्याय है, ये भी ध्यान रखना है। बायोटा क्या है, किसी क्षेत्र के भीतर पाए जाने वाले जीव, पौधों, जानवरों की प्रजातियों का संपूर्ण पूरक माना जाता है, ठीक है। आगे भी है, बायोम क्या होता है, बायोम होता है विभिन्न पौधों, विशिष्ट पौधों के समुदायों संरचनाओं की विशेषता वाला एक बड़ा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। आमतौर पर इस क्षेत्र में प्रमुख वनस्पति के नाम पर इनका नाम रखा जाता है, तो बायोम है, ठीक है। बायोस्फीयर क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर उसके पास जो जीवन की समग्रता होती है उसी को बोलते हैं हम बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। झील पारिस्थितिकी के लिए सामान्य विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए ओलिगोट्रॉफिक में पोषक तत्व की मात्रा बहुत कम होती है जबकि पोषक तत्वों की मात्रा यूट्रोफिक में अधिक होती है। बात सही है या फिर गलत है, बात सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है
कि हाइपोलिमन में ऑक्सीजन यूट्रोफिक में मौजूद है, जबकि ओलिगोट्रॉफिक में अनुपस्थित रहता है क्या? ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन यूट्रोफिक। तो भाई पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा इसका गलत है जहाँ तक। ठीक है ना, तो इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। ए इसका सही उत्तर है। देखिए क्या है, क्योंकि पोषक सामग्री के आधार पर उन्हें ओलिगोट्रॉफिक बहुत कम पोषक तत्व, ओलिगोट्रॉफिक बहुत कम पोषक तत्व, मेसोट्रॉफिक मध्यम पोषक तत्व, यूट्रोफिक अत्यधिक पोषक तत्व समृद्धि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में अधिकांश झीलें या तो यूट्रोफिया या मेसोट्रॉफिक हैं। यूट्रोफिक, भारत में अधिकांश झीलें या तो यूट्रोफिक या मेसोट्रॉफिक हैं, उनको क्योंकि उनके आसपास से प्राप्त पोषक तत्व या जैविक अपशिष्ट उनके प्रवेश करते रहते। ठीक, ओलिगोट्रॉफिक में क्या होता है? पोषक तत्व की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है ओलिगोट्रॉफिक में, जबकि पोषक तत्व की मात्रा यूट्रोफिक में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, सबसे ज़्यादा नहीं, बहुत अधिक होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत अधिक होती है, ये बात तो सही है। चलिए अगला स्टेटमेंट था कि हाइपोलिमिनियम नीचे के पद में ऑक्सीजन यूट्रोफिक में उपस्थित है, अनुपस्थित होता है, लेकिन ओलिगोट्रॉफिक में मौजूद होता है। तो इस चीज़ से ध्यान रखना इस तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ पर बताना कौन सा कथन सही है। देखिए पलाश का फूल, पहला स्टेटमेंट, पलाश का फूल ब्यूटियम मोनोस्पर्मा बोलते हैं इसको। ठीक है, जंगल की आग भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये झारखंड का नहीं, उत्तर प्रदेश का है पलाश का फूल। ठीक है, दूसरा है हाथी झारखंड का राजकीय पशु है। बात सही है या फिर गलत है? निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है। चलिए झारखंड का भी होगा, लेकिन यूपी का है। दूसरा क्या है? झारखंड का राजकीय पशु हाथी है, ये बात तो सही है। इसको देख लेते क्या है। पहला स्टेटमेंट सही लग रहा है, सही नहीं गलत लग रहा है, क्योंकि पलाश का फूल उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। सी इसका सही उत्तर बना। चलिए, झारखंड ने 74वां गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर नए राज्य लोगों का अनावरण किया है। किसने? झारखंड ने। केंद्र में रखे गए प्रतीक चिन्ह के साथ राज्य का लोगो आकार में गोलाकार है। सही है। झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सदियों पुरानी परंपराएं, संगीत वाद्ययंत्र, लोक नृत्य नए लोगों में परिलक्षित होते हैं। लोगों में पलाश का फूल ब्यूटियम मोनोस्पर्मा है, जो झारखंड का राज्य फूल भी है। इसका चमकीला रंग, इसका चमकीला लाल रंग कैसा होता है? झारखंड की सुंदरता और लोगों के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब देखिए हाथी के बारे में भी जानते हैं कि झारखंड का राजकीय पशु भी हाथी है। ठीक है, प्रश्न है कि कोबोटिक्स, कोबोटिक्स है शब्द जिसे अक्सर समाचारों में देखा जाता है कि ये किसके साथ जुड़ा हुआ है। इसका हमें बताना है कि इसमें ये किसके साथ जुड़ा हुआ था। तो देखिए क्या है, रोबोट, विशेष रूप से ये कोई रोबोट है जो कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां रोबोट मानव संपर्क से पृथक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत ही है। दूसरा है कि रोबोट एक साझा स्थान के भीतर है जहां मनुष्य और रोबोट निकटता में है, सीधे मानव रोबोट संपर्क के लिए अभिप्रेत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है या फिर गलत है? कोबोटिक्स इन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। बी इसका सही उत्तर है। देखिए क्या होता है ये कोबोटिक्स या सहयोगी रोबोट बोलते हैं इसको। एक साझा स्थान के भीतर सीधे मानव रोबोट इंटरएक्शन इंटरएक्शन के लिए रोबोट है, या जहां मनुष्य और रोबोट निकटता में रहते हैं। कोबोट एप्लीकेशन पारंपरिक औद्योगिक रोबोट अनुप्रयोगों के साथ विपरीत है, जिसमें रोबोट मानव संपर्क से पृथक होते हैं। तो दोनों में अंतर समझना, कोबोट और कोबोटिक्स। ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल ही में सेप्सिस है
शब्द समाचार के संदर्भ में देखा गया है, तो इसमें कौन सा कथन सही होगा, किसके लिए देखा गया था, ये हमें बताना है इसमें। तो देखिए, डेटा विश्लेषण के लिए एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी, अंग की शिथिलता, सीएसआईआर का नया उपक्रम कोई है, या फिर सर्दी खांसी के खिलाफ कोई दवा का नाम है। तो सबसे हम बताएं तो ये अंग की शिथिलता को लेके संबंधित है, ठीक है। अंग की शिथिलता मतलब बी सही है। देखिए क्या है कि कोरोना वायरस से मौत का एक सामान्य कारण रहा है, कोरोना वायरस से मौत का एक सामान्य कारण रहा है सेप्सिस। अब सेप्सिस क्या है, जानलेवा अंग होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण संक्रमण के कारण होता है। इस अति सक्रिय विषाक्त प्रतिक्रिया से ऊतक क्षति, कई अंग विफलता और मृत्यु हो सकती है, ठीक है। कारण क्या होता है, सेप्सिस को कई प्रकार के रोग जनकों द्वारा शुरू किया जा सकता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक या फिर परजीवी, इनमें से किसी के द्वारा भी ये शुरू किया जा सकता है, ठीक है। आगे है कि उपचार इसका कैसे होता है, रक्त की जांच की जाती है, फिर व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्रशासित किया जाता है यहाँ पे, फिर उसके बाद पर्याप्त रक्त परिसंचरण वेंटिलेशन सुनिश्चित किया जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, इन पे प्रश्न जरूर बनेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, मंगल ग्रह की सतह के नीचे गहरी देखने के लिए समर्पित नासा का जो पहला मिशन भेजा गया है उसका नाम क्या है। एक नजरिया कोई है, इनसाइट, इनसाइट, मंगल इनसाइट, निम, इनमें से कौन सा कथन कौन सा सही है, तो इसमें सही है इनसाइट, सिर्फ इनसाइट, ठीक है। ध्यान रखना, मंगल इनसाइट नहीं, सिर्फ इनसाइट है, बी इसका सही उत्तर है। नासा का इनसाइट मार्स मिशन क्या है, भूकंपीय जांच, जियोडेसी, हीट ट्रांसपोर्ट लैंडर का उपयोग करते हुए नासा का आंतरिक अन्वेषण 2018 के अंत में मंगल पर पहुंच गया, ठीक। इनसाइट पहला मिशन है जो मार्टियन सतह के नीचे गहरी देखने के लिए समर्पित है, मार्टियन सतह के नीचे गहरी देखने के लिए समर्पित है क्या, इनसाइट, ठीक है। इसके विज्ञान साधनों में भूकंप का पता लगाने के लिए भूकंपरोधी हवा दबाव को मापने के लिए एक सेंसर भी लगा होता है इसमें, मैग्नेटोमीटर उपग्रह के तापमान को लेने के लिए डिजाइन किया गया एक हीट फ्लो प्रोब होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, हीट फ्लो प्रोब, यह नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का हिस्सा है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इनसाइट 1-2 साल का मिशन है जो मंगल ग्रह के गहरे इंटीरियर का अध्ययन करने के लिए जाएगा, कि पृथ्वी सीखेगा कि पृथ्वी और चंद्रमा सहित चट्टानी सतहों वाले सभी खगोलीय पिंड कैसे बनते हैं, तो इसके लिए इसको भेजा जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही नहीं मतलब गलत कौन सा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि किसी दिए गए क्षेत्र की प्रजातियों की संरचना में अचानक और अप्रत्याशित जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं पारिस्थितिक उत्तराधिकार। बात सही है या फिर गलत है, हमने अभी ऊपर भी पारिस्थितिक उत्तराधिकार के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक। दूसरा है कि समुदाय के संपूर्ण अनुक्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलते हैं उन्हें कहते हैं सेरल समुदाय। देखिए क्रमिक रूप से जो बदलते हैं उनको बोलेंगे पारिस्थितिक उत्तराधिकार, और जो अप्रत्याशित अचानक परिवर्तन उसको बोलते हैं सेरल समुदाय, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा गया था, ठीक है। सी इसका सही उत्तर हो गया। अब देखिए क्या, किसी दिए गए क्षेत्र की प्रजातियों की संरचना में क्रमिक अनुमानित परिवर्तन जो होता है उसको बोलते हैं पारिस्थितिक उत्तराधिकार, ठीक है। समुदायों में संपूर्ण अनुक्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलते रहते हैं उनको बोलते हैं सेरल समुदाय, ठीक है। सेरे समुदाय, सेरे, वहां पे गलत लिखा गया था। व्यक्तिगत संक्रमणकालीन समुदायों को सर्प अवस्था या सर्प समुदाय कहा जाता है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है,
ये वाला प्रश्न समझ में नहीं आया कुछ, ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इससे पहले कि विभिन्न जीवों का एक जैव समुदाय स्थापित हो, वहाँ पे मिट्टी, मतलब कोई एक ऐसी जगह हो कि जहाँ पे जैव समुदाय स्थापित होने वाले हो, वहाँ पे पहले क्या होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए। बात सही है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा है प्राथमिक उत्तराधिकार उन क्षेत्रों में शुरू होता है जहाँ प्राकृतिक जैविक समुदाय नष्ट हो गए हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है, जहाँ समुदाय नष्ट हो गए हैं उसको प्राथमिक उत्तराधिकार नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, इसका सही उत्तर क्या होगा, फिर सही पूछा गया था, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, इससे पहले कि विभिन्न जीवों का एक जैव समुदाय स्थापित हो, वहाँ मिट्टी होनी चाहिए। जो नष्ट होने के बाद कुछ आते हैं उनको द्वितीयक उत्तराधिकार बोलते हैं। प्राकृतिक जैविक समुदाय नष्ट हो गए हों, उसको हम उन क्षेत्रों को द्वितीय उत्तराधिकार शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कथन बताना हमें, ठीक। पहला स्टेटमेंट है कि जो प्रजातियां एक नंगे क्षेत्र में आक्रमण करते हैं उन्हें अग्रणी प्रजाति कहा जाता है। नंगे मतलब खाली क्षेत्र में, खाली क्षेत्र में जो प्रजातियां आक्रमण करते हैं उनको क्या कहा जाता है, अग्रणी प्रजाति। सही है या फिर गलत है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा क्या है, चरमोत्कर्ष समुदाय स्थिर रहता है जब तक पर्यावरण अपरिवर्तित रहता है। जो चरमोत्कर्ष समुदाय होते हैं वो स्थिर रहते हैं, और कब तक स्थिर रहते हैं, जब तक पर्यावरण अपरिवर्तित रहता है, मतलब परिवर्तित नहीं होता। तो दोनों स्टेटमेंट सही, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है ना, सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही नहीं, मतलब यहाँ पे पूछा गया है गलत कौन सा है। देखिए पहला स्टेटमेंट, नाइट्राइजिंग बैक्टीरिया मिट्टी में अमोनिया को नाइट्रेट और फिर नाइट्राइट में बदलते हैं। पहले अमोनिया को क्या करते हैं, नाइट्रेट में बदलते हैं, उसके बाद नाइट्राइट में बदलते हैं। तो बात सही है या फिर गलत है। पहला स्टेटमेंट तो क्या है, गलत है, ठीक है। दूसरा है नाइट्रेट बनाने में नाइट्रोजन ऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं, ये वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसका गलत पूछा गया था, गलत कौन सा है, पहला स्टेटमेंट, इससे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखिए, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मिट्टी में अमोनिया को नाइट्राइट्स में फिर उसके बाद नाइट्रेट में बदलते हैं, ठीक है, पहले नाइट्राइट में उसके बाद फिर नाइट्रेट में। नाइट्रेट बनाने में नाइट्रोजन ऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। N2 नाइट्रोजन की निष्क्रिय प्रकृति का अर्थ क्या होता है, ये देखना, थोड़ा ध्यान रखना है कि निष्क्रिय प्रकृति का अर्थ होता है कि जैविक रूप से उपलब्ध नाइट्रोजन क्या करता है, अक्सर प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों में कम आपूर्ति में होता है, जो पौधे के विकास को सीमित करता है। तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही। तो पहला स्टेटमेंट है कि वातावरण की तुलना में महासागरों में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। वातावरण की तुलना में महासागरों में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। सही है या फिर गलत है, सही है। दूसरा है अपशिष्ट पदार्थों में प्रसंस्करण से भी डीकम्पोजर कार्बन डाइऑक्साइड फूल में काफी योगदान देता है। तो ये भी सही है, इसे सही उत्तर क्या होगा, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, सी हो गया। वातावरण तुलना में महासागरों में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, ध्यान रखना। दूसरा, अपशिष्ट पदार्थ और भूमि या महासागरों के मृत जो कार्बनिक पदार्थों के उनके प्रसंस्करण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पूल में डिकम्पोजर का भी काफी योगदान होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, वो भी सही था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कथन बताना है। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि उत्पादक से
शीर्ष उपभोक्ताओं तक ऊर्जा के प्रवाह को ऊर्जा प्रवाह कहा जाता है, जो द्विदिशीय होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह द्विदिशीय होता है या एक दिशीय होता है, ठीक है, हमें ये बताना। देखिए, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, ये द्विदिशीय नहीं है, ठीक। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ऊपर की ओर होता है, जिसके तल में एक बड़ा ऊर्जा का आधार होता है। कैसे बनता है इसे? तो ऊर्जा का आधार यहाँ, बाकी ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? सही है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखिए क्या है, पहला गलत है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा सही है तो कौन? अब देखिए कहीं पे दूसरा तो अलग है नहीं, तो ये ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो बायो पिरामिड ये भी देख लो, बायोमास पिरामिड अवधारणा जैविक आवर्धन की घटना को समझाने में मदद करती है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया क्योंकि ऑप्शन नहीं दिख रहे थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए इसका सही उत्तर हो गया। देखिए, उत्पादक से शीर्ष उपभोक्ताओं तक ऊर्जा प्रवाह होता है, यह अप्रत्यक्ष होता है, मतलब द्विदिशीय होता है, ठीक है। पिरामिड हमेशा ऊपर की ओर होता है, जिसके निचले हिस्से में एक बड़ी ऊर्जा होती है, मतलब ऊर्जा ज़्यादा होती है वहाँ। अगला स्टेटमेंट था कि ऊर्जा पिरामिड अवधारणा जैविक आवर्धन की घटना को समझाने में मदद करती है, ताकि विषाक्त पदार्थों के लिए खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तर पर उत्तरोत्तर एकाग्रता में वृद्धि हो सके। तो ध्यान रखना, ये क्या समझाने में मदद करती है, इससे क्या होता है कि विषाक्त पदार्थों के लिए खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तर पर उत्तरोत्तर एकाग्रता में वृद्धि हो सके, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है भाई। बायोमैग्निफिकेशन प्रदूषण की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। बायोमैग्निफिकेशन प्रदूषण की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है, क्योंकि वो एक ट्रॉपिक स्तर से अगले तक चलते रहते हैं, ठीक है। इसमें बताना निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए कि बायोमैग्निफिकेशन में एक प्रदूषक की सांद्रता में एक खाद्य श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में वृद्धि होती है। तो बात सही है कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि प्रदूषक की सांद्रता में एक खाद्य श्रृंखला में एक ही खाद्य श्रृंखला एक ही प्रदूषक की सांद्रता में एक कड़ी, मतलब एक से दूसरे में वृद्धि होती रहती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा है कि बायोमैग्निफिकेशन होने के लिए प्रदूषक को लंबे समय तक जीवित रहना चाहिए, मोबाइल पानी में घुलनशील और जैविक रूप से निष्क्रिय होना चाहिए। तो ये बात सही है या फिर गलत है? देखिए दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जब सही है तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, क्योंकि सही पूछा गया है, इसलिए इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है ना। बायोमैग्निफिकेशन में एक प्रदूषक की सांद्रता में खाद्य श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में वृद्धि होती है, पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा क्या है, इसमें होने के लिए क्या होता है? प्रदूषक होना चाहिए, लंबे समय तक रहने वाला हो, ठीक है, सेल हो, वसा में घुलनशील भी होना चाहिए और जैविक रूप से इनको सक्रिय भी होना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी प्रणालियों में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि एक खाद्य श्रृंखला उस क्रम को दर्शाती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे को खिलाती होगी। क्या है? एक खाद्य श्रृंखला उस क्रम को दर्शाती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला जो है दूसरे को जीवित रखती होगी, खाते पीते होंगे। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा क्या है कि एक खाद्य श्रृंखला प्रत्येक जीव की संख्या को दर्शाती है जो दूसरों के द्वारा खाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जब सही है तो सही उत्तर क्या होगा? ए, क्योंकि सही पूछा गया था, ए इसका सही उत्तर है, ठीक है। देखिए एक खाद्य श्रृंखला उस क्रम को दर्शाती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे को खिलाती पिलाती रहती है, ठीक है। एक खाद्य वेब प्रत्येक जीव की संख्या दिखाता है, बात सही है, जो दूसरों के द्वारा खाया जाता है, ये ध्यान रखना है कि ये वाला गलत था, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन। चलिए अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में से फास्फोरस चक्र के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए पहला क्या है कि चट्टानें फास्फोरस का प्रमुख भंडार होती हैं जिसमें फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है या फिर गलत है? पहला स्टेटमेंट सही है।
दूसरा है कि पशु पौधों के माध्यम से फास्फोरस अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है कि जो पशु जो है पौधे जो खाते हैं उन्हीं से उनको फास्फोरस मिलता है, डायरेक्ट नहीं मिलता। ठीक, उसके अलावा वायुमंडल में फास्फोरस की कोई श्वसन रिहाई नहीं है, ये भी बात सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं और सही पूछा गया था, इसलिए सही उत्तर डी हो जाएगा इसका। देखिए क्या है, चट्टाने फास्फोरस प्रमुख भंडार है जिसमें फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस होता है। ठीक है, फास्फेट के रूप में होता है। पशु जो है पौधों के माध्यम से फास्फोरस अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। वायुमंडल में फास्फोरस की कोई श्वसन रिहाई नहीं होती। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र से लोगों को मिलने वाले लाभों को पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के रूप में जाना जाता है। मतलब पारिस्थितिक तंत्र से लोगों को जो लाभ मिलता है उसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र सेवा। इनमें इकोसिस्टम सेवाओं के प्रकार क्या हैं? देखिए, एक तो है सेवाओं प्रावधान, सही है, सही है ना? ठीक है। दूसरा है रेगुलेटिंग सर्विस, रेगुलेटिंग सर्विसेज, ये भी है। तीसरा है पर्यावास सेवाएं, और चौथा है सांस्कृतिक सेवाएं। तो ये चारों क्या है? सही हैं। और जब चारों सही उत्तर पूछा गया था तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। इसके देखिए 4 मुख्य प्रकार होते हैं, ध्यान रखना है। इसमें एक प्रोवाइजिंग सेवाएं जिसमें भोजन होते हैं, ताजे पानी, लकड़ी, फाइबर, आनुवंशिक संसाधन, दवाएं, ये सब पारिस्थितिक तंत्र के उत्पाद हैं। ठीक, नियमन सेवाओं को रेगुलेटिंग जो नियम था, रेगुलेटिंग सर्विसेज, उसमें नियमन सेवाओं को पारिस्थितिक तंत्र प्रक्रियाओं के विनियमन से प्राप्त लाभों जैसे कि जलवायु विनियमन, प्राकृतिक खतरा विनियमन, जल शोधन, अपशिष्ट प्रबंधन, परागण, कीट नियंत्रण के रूप में इनको परिभाषित किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि नियमन सेवा क्या है, प्रोवाइडिंग सेवा क्या है। इसके अलावा आवास सेवाएं क्या होती हैं? चलिए इसको भी देखते हैं क्या है। ये प्रजातियों के लिए आवास, जो प्रवासी प्रजातियां होती हैं उनके लिए आवास प्रदान करते हैं। जीन पूल की व्यवहार्यता बनाए रखने के लिए पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को उजागर करती है। सांस्कृतिक सेवाओं में गैर भौतिक लाभ शामिल होते हैं, सांस्कृतिक सेवाओं में गैर भौतिक लाभ शामिल होते हैं, ध्यान रखना है। इसमें अत्यधिक संवर्धन, आध्यात्मिक संवर्धन, बौद्धिक विकास, मनोरंजन, सौंदर्य मूल्यों जैसे पारिस्थितिकी तंत्र से प्राप्त करते हैं। तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल ICGS गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, जिसे भारतीय तटरक्षक के द्वारा निम्नलिखित में से किस नाम से लॉन्च किया गया? यश है, वीर है, विक्रम है या फिर सार्थक? तो हम आपको बता दें इसका नाम है सार्थक। ठीक है, विक्रम या वीर या यश ऐसा कुछ नाम नहीं है इनका। डी इसका सही उत्तर हो गया। देखिए क्या है कि भारतीय तटरक्षक के नाम से भारतीय तटरक्षक जहाज है ICGS सार्थक के लिए तटीय गश्ती पोत को 13 अगस्त 2020, डेट याद रखना, हो सकता है PCS में पूछे, आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की गतिविधियों के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। सार्थक 5 कोस्ट गार्ड OPV की श्रृंखला में चौथे स्थान पर है। ठीक है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा घर में अपने ही पास बनाया गया और बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने योग्य है। देखिए PM केयर्स बना था कोविड-19 के दौरान, चल रहा था, अभी भी है। तो PM केयर्स के संबंध में कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। देखिए पहला है कि PM केयर RTI अधिनियम 2005 की धारा 2H के दायरे में है, ये बात सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है ना? ये गलत है। PM केयर्स RTI अधिनियम 2005 की धारा 2H के दायरे में है, RTI अधिनियम 2005 की धारा 2H के दायरे में है, ये गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है भाई। दूसरा है कि PM केयर फंड को दिए गए दान से 100% छूट मिलती है। हमने आपको बताया भी था पहले
कि इसमें अगर कोई दान देता है तो वो 100% उसको छूट मिलेगी टैक्स में, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा, बी हो जाएगा। चलिए, बी इसका सही उत्तर है। अब देखिए क्या है ये, 27 मार्च 2020 को पंजीकृत ट्रस्ट डीड के साथ एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में पीएम केयर्स की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 27 मार्च 2020 को। विदेशी अंशदान से दान का लाभ उठा सकता है, निधि में दान भी 100% पर छूट का लाभ उठा सकता है, ठीक है। पीएम केयर्स में प्रधानमंत्री के राहत कोष से अलग है। पीएम केयर्स जो है वो पीएमएनआरएफ से अलग है, ये हमने आपको पहले बता रखा है। पीएम केयर्स एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। क्या है, पीएम केयर्स जो है कोई सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। कहा गया है कि पीएम केयर्स को आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2H के दायरे में एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं होता, ठीक है। अब देखिए इसकी संरचना देखते हैं क्या है। देखिए इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री, फिर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ये सब लोग रहेंगे इसमें। उसके अलावा फिर प्रधानमंत्री द्वारा नामित 3 ट्रस्टी होंगे इसमें शामिल, ठीक है। इसमें कौन कौन, अनुसंधान, स्वास्थ्य, विकास, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, मजिस्ट्रेट बिंदु, जिसे हाल में समाचारों में बिंदु है, समाचारों में देखा गया, वो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित भाई, ये पर्वत शिखर का किसी नाम है, या फिर जिला मजिस्ट्रेट सम्मेलन का नाम है, भूमध्य सागर में सबसे गहरे बिंदु का नाम है, या सेवानिवृत्त मजिस्ट्रेट को दिया गया सम्मान का स्थान होता है। तो इसमें आपको बता दें, ये पर्वत शिखर का एक नाम है, मजिस्ट्रेट बिंदु, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, क्या नाम है, पर्वत शिखर का एक नाम है ये इसका सही उत्तर हो गया। अब देखिए, स्पेन की पर्वत चोटी उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के नाम पर है। स्पेन की एक कोई चोटी है स्पेन में, जिसका नाम उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के नाम पर है। स्पेनिश पर्वतारोहियों एंटोनियो ने स्पेनिश पर्वतारोही के शिखर सम्मेलन के बाद स्पेन में कुमारी चोटी, मतलब मजिस्ट्रेट पॉइंट का नाम दिया इसको, ठीक है। एंटोनियो ने 2018 में माउंट सतोपंथ के शिखर सम्मेलन के दौरान उनकी मदद करने के लिए उनके सम्मान के लिए पूर्व उत्तरकाशी, ठीक है, जहां वह चोटी पर चढ़ने के लिए बीच फंस गए, हाँ ठीक है, उत्तरकाशी कलेक्टर को उपलब्धि समर्पित हुई, जहां पर चोटी पर चढ़ने में के बीच में वो फंस चुके थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ये इसीलिए अभी अभी न्यूज में रहा, ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखिए कौन कौन करता होगा, आसाम करता है, भूटान के साथ नहीं करना है, तो आसाम तो करेगा, ठीक, आसाम भी करेगा, अरुणाचल प्रदेश करेगा, सीधा सीधा दिख रहा है कि बिहार नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो गया, ठीक। तो भूटान अपने पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के भारतीय राज्यों, पश्चिम में सिक्किम, दक्षिण में आसाम, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, और हिमालयी राज्य नेपाल, चीन के साथ सीमा साझा करता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखने योग्य हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है, मतलब सही नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, टैगा बायोम के दक्षिणी भाग में जमी हुई झाड़ियों को छोड़कर पेड़ों से रहित हैं। ग्राउंड फ्लोरा में लिचेन, काई, सेज शामिल होते हैं, मतलब नीचे वाले क्षेत्र में जहाँ पे पेड़ पौधे रहते हैं, झाड़ियाँ रहती हैं, उनके नीचे क्या काई आई लगी होती है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या सही है कि गलत है, गलत है, ठीक है, क्योंकि गलत पूछा गया है। कोई भी दो बायोम एक जैसे नहीं होते, ये बात सही है, कोई भी बायोम एक जैसे नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, गलत बताना हमें, तो गलत कौन सा है, ए है, पहला वाला। तो सही उत्तर क्या होगा, ए हो जाएगा। व्याख्या देखने क्या है, टुंड्रा बायोम के दक्षिणी भाग में टूटी झाड़ियों को
छोड़कर टुंड्रा पेड़ों से रहित होता है। टुंड्रा जो है पेड़ों से रहित है, मतलब वहाँ पेड़ पौधे नहीं है। ग्राउंड फ्लोरा में लीचे होते हैं, काई, सेज इसमें शामिल किए जाते हैं। कोई भी दो बायोमास एक जैसे नहीं होते, इसलिए सही उत्तर इसका बी रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कथन बताना हमें। तो देखिए क्या है इसमें, एपीफाइट्स खुद को पेड़ों की छाल, शाखाओं या पत्तों से जोड़ते हैं। बात सही है या फिर गलत है? बात तो सही है। दूसरा है कि एपीफेटिस अपने मेजबान का उपयोग पूरी तरह से भौतिक सहायता के साधन के रूप में करता है। तो हमें सही बताना है। इसे देखिए, दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। और जब दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला भी सही है, तो कौन सा हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। अब देखिए क्या है इसमें, एपीफाइट्स जो होते हैं वायु संयंत्र में, ये कम अक्षांश वाले वर्षा वन में आम होते हैं, मतलब आम मतलब नॉर्मल होते हैं। ठीक, एपीफाइट्स खुद को पेड़ों की छाल, यहाँ पे ये गलत हो गया, पेड़ों की छाल हमने अभी स्टेटमेंट में दिखाया था, शाखा पत्तों से जोड़ते हैं। एपीफेटिस अपने मेजबान का उपयोग पूरी तरह से भौतिक सहायता के साधन के रूप में करता है। एपीफाइट्स में फर्न आते हैं, देखिए फर्न है, ऑर्किड है, काई है, लाइकेन, ये सब अलग अलग प्रकार के पौधे इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो गया? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि मानसून के जंगल जो हैं म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया में पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा है, शुष्क मौसम में मानसून वन के पेड़ अपने पत्ते बहा देते हैं। मानसून के दौरान फेंकते हैं या फिर जब ठंडी शुरू होती तब? तो दोनों स्टेटमेंट जब गलत है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। तो डी इसका सही उत्तर हो गया। मानसून के जंगल में म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया में पाए जाते हैं। शुष्क मौसम मानसून वन के पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं शुष्क मौसम के। तो क्या है, ये सही है या फिर गलत है? देखिए इसका सही उत्तर क्या है, सी है। तब सी है इसका सही उत्तर। ठीक है, मानसून वन के विशिष्ट क्षेत्र म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया में है। शुष्क मौसम में मानसून पेड़ के पत्ते अपने गिरा देते हैं। ठीक है, वन आवरण विरल है, वर्षावन की तुलना में छोटे पेड़ हैं। पेड़ की जो छाल होती है बड़े पैमाने पर होती है, अक्सर मोटी खुरदरी छाल के साथ होते हैं वो। ठीक है, ब्रांचिंग तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर पर शुरू होती है और बड़े गोल मुकुट बनाती हैं ये। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखनी है हमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कौन सा कथन सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आमतौर पर नम उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां सर्दियां हल्की होती है और पूरे साल पर्याप्त वर्षा होती है। तो सही नहीं है बताना हमें, गलत कौन सा है? तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है कि उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी सदाबहार वन में क्या होता है, कम अक्षांश वाले वर्षा वनों की तुलना में कम वृक्ष प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और गलत पूछा गया था, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या क्या है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आमतौर पर नम उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां सर्दियां हल्की होती, पूरे साल पर्याप्त वर्षा भी होती है। यह जंगल दो रूपों में होता है, ध्यान रखना। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन दो होते हैं, कौन कौन से? एक ब्रॉड लाइफ होता है, एक सुई लेक होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। उपोष्ण कटिबंधीय प्रसार सदाबहार वन में कम अक्षांश वाले वर्षावन की तुलना में कम पेड़ की प्रजातियां होती हैं, जो कि सदाबहार प्रकार के सदाबहार घर भी हैं। कम अक्षांश वाले वर्षावनों में पेड़ उतने ऊंचे नहीं होते हैं और उनकी पत्तियां छोटी और अधिक मोटी होती हैं। ठीक है, इस प्रकार पत्ती चिंदोआ कम घना है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि मिड लैटिट्यूड पर्णपाती जंगल में काफ़ी हद तक पेड़ होते हैं और जो ठंड के मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है या फिर गलत है? देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है भाई। दूसरा है कि जहां पर्णपाती जंगलों को लकड़ी से साफ किया गया वहीं पाइन्स आसानी से दूर विकास वाले जंगल के रूप में विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और सही पूछा गया इसलिए सही उत्तर क्या होगा, सी हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी है। देखिए मिड लेटीट्यूड पर्णपाती वन पूर्वी उत्तरी अमेरिका में पश्चिमी यूरोप के मूल निवासी वन प्रकार है। ठीक है, मिड लैटिट्यूड पर्णपाती जंगल में काफ़ी हद तक पेड़ होते हैं और जो ठंड के मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं। जहाँ पर्णपाती जंगलों को लकड़ी से साफ किया गया वहीं पाइन्स आसानी से दूसरे विकास वाले जंगल के रूप में विकसित हो रहे हैं। मतलब एक तरफ तो पर्णपाती जंगल समाप्त हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ पाइन्स जो होते हैं वो दूसरे विकास वाले जंगल के रूप में विकसित होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए वेटलैंड्स के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है पूछा गया। ठीक है, देखिए नदियों और नदी बाढ़ द्वारा जमा तलछट आर्द्रभूमि के निर्माण में मदद करता है। तो ये बात सही है या फिर गलत है? पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा है कि वेटलैंड्स टुंड्रा से ट्रॉपिक्स और हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी महाद्वीपों में पाए जाएं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब देखिए कौन कौन सा निकल सकता है, ये और ये। अब तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता संरक्षण दृष्टिकोण से आर्द्र भूमि की तुलना में झीलें आमतौर पर कम महत्वपूर्ण होती हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी कि बी? ठीक है, हाँ दूसरा गलत था इसलिए इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। देखते हैं व्याख्या क्या है इसकी। नदियों नदी बाढ़ द्वारा जमा तलछट आर्द्रभूमि के निर्माण में मदद करता है इसलिए पहले स्टेटमेंट सही। दूसरा वेटलैंड्स को टुंड्रा से ट्रॉपिक्स और अंटार्कटिका को छोड़कर महाद्वीप पर पाया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता संरक्षण के दृष्टिकोण से आर्द्र भूमि की तुलना में झीलें आमतौर पर महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। जलीय जीव के बारे में बात करनी है आपको। ठीक है, बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो झील या तालाब के किनारे पास का सबसे ऊपरी क्षेत्र जो होता है उसको बोलते हैं लिटरल जोन। क्या बोलते हैं, लिटरल जोन बोलते हैं। सही है कि गलत है? पहला स्टेटमेंट तो सही है भाई। ठीक है, दूसरा है समीपस्थ खुले जल को चारों ओर से घेरने वाला क्षेत्र जो होता है वो प्रफुल्ल क्षेत्र होता है। तो ये भी बात सही है या फिर गलत है? देखिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक, अगला झील या तालाब का गहरा पानी वाला भाग लिमनेटिक जोन है। तो एक पहला सही है और दूसरा तीसरा गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा, ए हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले इसकी व्याख्या देख लेंगे हम। झील या तालाब के किनारे, इसकी व्याख्या है झील या तालाब के किनारे के पास का सबसे ऊपरी क्षेत्र जो होता है उसको बोलते हैं लिटरल जोन। ठीक है, दूसरा है निकट सतह का जो खुला पानी होता है वो जो लिटोरल जोन से घिरा हुआ है उनको बोलेंगे लिमनेटिक जोन। तीसरा, प्लैंकटन का जीवन काल छोटा होता है, जब वे मर जाते हैं तो वे झील या तालाब के गहरे पानी वाले हिस्से में गिर जाते हैं जो कि प्रचुर क्षेत्र होता है। अब देखिए लिटरल जोन क्या है भाई, इसके तालाब के किनारे वाला एरिया है। ठीक है, ऊपरी क्षेत्र मान लीजिए ये हुआ लिटरल जोन। अब निकट सतह का जो खुला पानी जो लिटोरल जोन से घिरा होता है उसी को हम बोलते हैं लिमनेटिक जोन।
अब मान लीजिए ये तालाब है, ये लिमनेटिक है, इसके आसपास का ये जो एरिया है आपका कौन सा है, यही होता है लिटरल जोन। ठीक है, जहाँ पे पानी ना पहुँचा हो वही होता है लिटरल जोन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए, डेजर्ट इकोसिस्टम में पाए जाने वाले पौधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा कथन गलत है। किसके बारे में बताएं, डेजर्ट इकोसिस्टम में जो पाए जाते हैं, जल प्रणाली प्रणाली अच्छी तरह से विकसित नहीं हुई है और पानी को बनाए रखने के लिए छोटे क्षेत्र में फैल गई है। बात सही है या फिर गलत है? ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक, दूसरा है पत्तियां अनुपस्थितियां आकार में कम होती हैं। तीसरा स्टेटमेंट कुछ पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण के लिए स्टेम में क्लोरोफिल होता है। तो देखिए दोनों, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पहला गलत है, गलत पूछा गया था, सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका सही उत्तर। 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, कभी कभी गर्म क्षेत्रों में जहां अधिक वर्षा होती है लेकिन असमान रूप से वार्षिक चक्र भी वितरित होते हैं। ध्यान रखना है, जड़ प्रणाली अच्छी तरह से विकसित होती है और बड़े क्षेत्र में फैली हुई होती है। ध्यान रखना, पत्तियां अनुपस्थित आकार में छोटी कम होती हैं, ये छोटी होती हैं। कुछ पौधों के भी प्रकाश संश्लेषण के लिए स्टेम में क्लोरोफिल होती है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखें क्या है। अगला प्रश्न है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना है कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा कथन सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट है कि न्यूरॉन्स अनासक्त जीव हैं जो हवा पानी के इंटरफेस में रहते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या सही है, ठीक है ना। दूसरा है नेक्टॉन ऐसे जीव होते हैं जो नीचे कीचड़ के रूप में उभरे जड़ वाले पौधों पदार्थों के तने पत्तियों से जुड़े रहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है ना, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तीसरा है कि प्लैंकटन में शैवाल जैसे सूक्ष्म पौधों, क्रस्टेशियन, प्रोटोजोआ जैसे जानवर इसमें शामिल होते हैं। तो दोनों, पहला और तीसरा सही। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि दूसरा गलत है इसलिए, नहीं तो डी भी हो जाता। सी इसका सही उत्तर। न्यूटन अनासक्त जीव है जो तैरते हुए पौधों जैसे हवा पानी के इंटरफेस पर रहते हैं। पेरिफाइट क्या होता है, पेरिफाइट होता है वो जीव जो तने पत्तियों के पत्तों नीचे कीचड़ से ऊपर उठने वाले पदार्थों से जुड़े रहते हैं। ठीक है ना। प्लैंकटन में शैवाल मतलब फाइटोप्लैंक्टन जैसे सूक्ष्म पौधे, क्रस्टेशियन, प्रोटोजोन जैसे जानवर इसमें शामिल होते हैं जो सभी जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में पाए जाते हैं, कुछ निश्चित तेज गति वाले पानी को छोड़कर। ठीक है ना, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है, कहाँ पाए जाते हैं कहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि टुंड्रा की, इसमें बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट है टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियों में प्राकृतिक वनस्पति का विकास बहुत सीमित है। तो सही है या फिर गलत है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है कि टुंड्रा वनस्पति यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। ठीक, सावधान झाड़ी मतलब अग्नि प्रतिरोधी हैं जो उन्हें वनों में समय समय पर फैलने वाली प्राकृतिक आग से बचाने में मदद करते हैं। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट सही। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से डी होना चाहिए। तो इसका डी इसका सही उत्तर होगा, प्राकृतिक वनस्पति विकास बहुत ठीक है, तीनों सही हैं इसके। टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियों में प्राकृतिक वनस्पति का विकास बहुत सीमित होता है। ध्यान रखना इसका, प्राकृतिक वनस्पति का विकास सीमित होता है कहाँ पे, टुंड्रा वनस्पतियों में। ठीक, दूसरा टुंड्रा वनस्पति यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सावन की झाड़ियाँ अग्नि प्रतिरोधी जो उन्हें वनों में समय समय पर फैलने वाली प्राकृतिक आग से बचाने में मदद करती हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के संबंध में बताना कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। ठीक है, अब देखिए क्या है। पहला स्टेटमेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत में हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, गुड़गांव में ना, गुड़गांव में है।
आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर 67 देशों ने हस्ताक्षर किए और इसकी पुष्टि भी की है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जी देखिए, आईएसए जो है वो कर्क और मकर रेखा के बीच में जितने भी देश हैं इनको इसमें कवर किया जाएगा, ध्यान रखना इसका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी। तो क्यों? क्योंकि दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए सी इसका सही उत्तर हो गया। देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकोइस हॉलैंड ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 21वें सत्र में 30 नवंबर 2015 को की थी। कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर भारत गुरुग्राम में है। इसकी कल्पना सौर संसाधन संपन्न देशों के गठबंधन के रूप में की गई थी, जो कि पूरी तरह से आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच में है। अपने विशेष ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे हैं। ठीक है, आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर 67 देशों ने हस्ताक्षर किए, पुष्टि भी कर दी, ये भी बात सही है। आईएसए की सभा सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है जिसमें प्रत्येक सदस्य के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी और वित्त की लागत को कम करना है और इस तरह सौर ऊर्जा को 1000 से अधिक DW की तैनात की सुविधा है और सदस्य देशों में 2030 से 1000 अरब डॉलर से अधिक सौर ऊर्जा जुटाना है। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है और मेरे ख्याल से अंतिम प्रश्न है ये। गंगा नदी में प्रवेश करने वाले प्रदूषण की निगरानी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो ऐप बनाया गया उसका नाम क्या है? ठीक है, तो नाम क्या है उसका भाई? नाम है उसका भुवन गंगा वेब ऐप। क्या नाम है? भुवन गंगा वेब ऐप। चलिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग सेंटर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो उपयोगकर्ता के अनुकूल भुवन मोबाइल ऐप और पोर्टल का उद्देश्य क्या है भाई? इसका मतलब है कि अब एंड्रॉयड आधारित ऐप केंद्र सरकार के प्रमुख स्वच्छ गंगा मिशन की निगरानी में मदद करेगा। यह स्वच्छ गंगा मिशन के लिए निर्णय लेने और योजना का समर्थन करने के लिए, ठीक है, एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तीसरा है, यह सार्वजनिक रूप से विभिन्न प्रदूषकों स्रोतों पर जानकारी एकत्र करने और रिपोर्ट करने में सक्षम होगा। ठीक है, यह सार्वजनिक रूप से विभिन्न प्रदूषण स्रोतों पर जानकारी एकत्र करने और रिपोर्ट करने में सक्षम होगा जो गंगा नदी की जल गुणवत्ता को प्रभावित करता है। तो ध्यान रखना इसका। तो भुवन गंगा पोर्टल क्या भाई? इसको देखिए, इसको इसरो ने बनाया है। भुवन गंगा पोर्टल को इसरो ने बनाया है। गंगा नदी संबंधित सभी भूस्थानिक परतों के साथ तैनात एक विशिष्ट वेब पोर्टल है। तो थोड़ा इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला है कि भड़भट परियोजना किस नदी से संबंधित है? देखिए, कावेरी, गंगा, यमुना या फिर नर्मदा। तो सही उत्तर क्या है? नर्मदा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है भड़भट परियोजना की। यह नर्मदा नदी के पार भड़भट गांव से 5 किलोमीटर, नदी के मुहाने से 25 किलोमीटर दूर है, जहां यह खंबात की खाड़ी में गिर रही होती है। यह परियोजना बृहद कल्पसर किसका हिस्सा है? ये बृहद कल्पसर परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, कौन? भड़भट परियोजना, जो भरूच और भावनगर जिलों के बीच खंबात की खाड़ी में 30 किलोमीटर के बांध के निर्माण को रोकती है। कल्पसर परियोजना का लक्ष्य क्या है? गुजरात के 25% औसत वार्षिक जल संसाधनों को संग्रहित करना है। यह जलाशय लगभग 8000 मिलियन क्यूबिक मीटर सतह के पानी को संग्रहित करेगा और समुद्र में दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी के जलाशय में से एक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लें, ये अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, चलिए, संगीत के मेवाती घराने के बारे में बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो पहला है, कर्नाटक संगीत में घराना प्रणाली देखी जा सकती है। सही है या फिर गलत है?
ठीक है। और घराने जो है मुखर और वाद्य परंपराओं के साथ साथ नृत्य भी करते हैं, ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं, तो सही उत्तर क्या सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अंतिम प्रश्न बी, इसका पहला गलत है। देखिए, भारत के हिंदुस्तानी संगीत में घराना कलाकारों के एक समुदाय है जो विशिष्ट संगीत शैली को साझा करते हैं, जो किसी विशेष प्रशिक्षक या क्षेत्र या वंश को दर्शाता है। ठीक है, इससे न केवल प्रदर्शन विशेषताओं को शामिल किया गया, बल्कि संगीत, सौंदर्य शास्त्र और शिक्षा शास्त्र की एक व्यापक विचारधारा भी इसमें शामिल की गई है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। फिर शैली इससे पहले कम से कम 3 पीढ़ियों के माध्यम से पारित किया जाना चाहिए और इससे इसके चिकित्सकों को एक घराना माना जा सकता है। ठीक है, घराने मुखर और वाद्य परंपराओं के साथ साथ नृत्य के लिए भी मौजूद हैं। महाराजा, ये क्या है, घराने मुखर और वाद्य परंपराओं के साथ साथ नृत्य के लिए मौजूद हैं। घराना अवधारणा ने केवल 19वीं सदी में मुद्रा प्राप्त की, जब कलाकारों द्वारा शाही संरक्षण का आनंद कमजोर हुआ तो क्या किया गया, कलाकारों तब शहरी क्षेत्रों में जाने के लिए मजबूर किया गया था। अपनी संबंधित क्या है, देखिए, अपनी संबंधित पहचान को बनाए रखने के लिए उन्होंने खुद को उन क्षेत्रों के नामों के साथ जोड़ा जिनसे वे संबंधित थे। ठीक है, गायन के लिए प्रसिद्ध कुछ घराने हैं, जैसे क्या क्या है घराने देख लीजिए। आगरा है, ग्वालियर है, मेवाती, भेड़ी बाजार, जलवायु जयपुर है। तो जयपुर क्या मतलब, ख्याल सिंगर है, ध्यान रखना कौन सा है। फिर मथुरा, रामपुर, दरभंगा ध्रुपद गायन, दरभंगा में ध्रुपद गायन। बनारस, लखनऊ, पटियाली, ठुमरी गायन होता है। ठीक है, तो चलिए आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।